तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की खबर को प्रथम पृष्ठ में यहाँ पे रखा गया है। नॉमिनेशन में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह दशमेश घाट पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर काल भैरव को पूजा अर्चना की, फिर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहां की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती नजर आई। लेकिन एक बयान जो काफी सुर्खियों में है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और नामांकन में मां गंगा एवं काल भैरव का आशीष लेकर तीसरी बार काशी से की दावेदारी। अशोक जी, क्योंकि काशी को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पे पीएम मोदी, क्योंकि देखिए अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए कई सारी सियासत बयानबाजी इस पर नजरे आती है, सियासी बयानबाजी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बोलते हैं कि गंगा ने उन्हें बुलाया है, और इस बयान को भी दोहराते नजर आए। तो निश्चित तौर पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ बने प्रस्तावक, तो ये समझी जा सकती है कि श्री राम मंदिर, गंगा और बनारस का काफी खास महत्व है इस बार के चुनाव में। जी गांधी जी, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, जो देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, और पूरे देश में जो चुनावी मुद्दे की बात होती है तो सिर्फ मोदी फैक्टर की, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, सिर्फ मोदी फैक्टर हावी हो रहा है, दूसरे सारे मुद्दे कमजोर हैं। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी ओर पूरे देश की नजर लगी रहेगी। हम सबकी नजर भी उस तरफ लगी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया है। उस तरफ यह एक वास्तव में पूरे देश में सुर्खियों में खबर है आज, और सभी की नजर उस तरफ लगी हुई थी। और ये माना जा रहा था कि एक जो उत्तर प्रदेश में माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनता है, वहां से जो संदेश आता है, जो राजनीतिक संदेश निकलता है, उससे पूरे देश में एक माहौल बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शायद वाराणसी से इसी वजह से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और वहां से जो पिछले वर्षों में जो वाराणसी में काम किए गए हैं, काशी घाट में काम किए गए हैं, और अयोध्या में जो रामलला मंदिर का जो प्रतिष्ठापना हुई है, वो तो आप देख ही रहे हैं, सबकी जानकारी में, पूरे देश में चर्चाओं में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन भी निश्चित रूप से आज सुर्खियों में है, सभी जगह चर्चाओं में बना हुआ है। और विपक्ष ने, कांग्रेस ने खासतौर पर कुछ मुद्दे पर इस पे आलोचना करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तरह से आक्रामक मूड में है। और कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उसमें नामांकन दाखिल किया गया, जो उसमें बातें हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विपक्षियों को लताड़ने की कोशिश की है, जमकर हमला करने की कोशिश की है। आज हम सबके लिए एक बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नामांकन दाखिल किया। ये अगर पहले और दूसरे चरण में चुनाव के पहले नामांकन दाखिल होता तो और इससे एक बड़ा राजनीतिक संदेश जा सकता था, लोगों तक एक नया मैसेज जाता। लेकिन फिलहाल अभी भी 4 चरण ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लोकसभा के 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और 3 चरण का भी चुनाव है बाकी है, शेष है। अभी कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, कई बड़ी लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो जो अभी संदेश जा रहा है, और ये आप गांधी जी ये भी देख रहे हैं कि अभी से जीत हार के दावे किए जाने शुरू कर दिए गए हैं, सरकार बनाने के, देश में सरकार बनाने के दावे शुरू कर दिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। छत्तीसगढ़ में भी बातें की जा रही है कि कुछ सीटों पर विधानसभा चुनाव फिर से होने वाला है, आपने भी खबरें सुनी होगी, ये भी आज सुर्खियों में है। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन है, निश्चित रूप से सबके लिए चर्चा में, क्योंकि इस बार चुनाव में सिर्फ सबसे बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर है, दूसरा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मोदी फैक्टर पर ही लोगों, जिनसे बात की जाए, मतदाताओं से बातचीत किया है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर पर मतदान कर रहे हैं। यहाँ सारी जगहों पर, लगभग देश में सारे स्थानों पर हम लोगों ने भी कई जगह चर्चा की है, मतदाताओं से बातें की है, सभी जगह से भी ये कह रहा है कि मोदी के नाम पर वोट दिया जा रहा है। और जो भाजपा समर्थित लोग हैं, मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, उसमें जो कैंडिडेट हैं, स्थानीय कैंडिडेट हैं, वो भी सेकंड ही स्थान पर आ गए, हाशिए पर हैं। सिर्फ एक मोदी फैक्टर की बात हो रही है। तो आज निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है। चलिए, ट्विंकल भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। ट्विंकल, अगर दिल्ली की अखबारों में खबरों को देखा जाए तो कौन कौन सी खबरों को काफी प्रमुखता से रखा गया है? ट्विंकल म्यूट है, आपका अनम्यूट करेंगे? जी, सुन पा रहे सर? आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं बताना चाहूंगी, पीएम मोदी ने मंगलवार को वाराणसी सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। इसके बाद वे झारखंड रवाना हो गए। गिरिडीह में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले कांग्रेस सांसद
नौकरशाह और अब कांग्रेस के मंत्री के कर्मचारी के नौकर के घर से नोटों का पहाड़ मिला। ऐसा उन्होंने उन पे प्रहार किया और कहा कि वे चोरी और भ्रष्टाचारियों को चैन से सोने नहीं देंगे, उनका चैन छीन लेंगे और कहा कि 370 अनुच्छेद को खत्म करना उनके बड़े कदमों में से एक है। ऐसा उन्होंने दावा किया। आगे, दिल्ली के आबकारी नीति के कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया कि इस मामले में दाखिल होने वाले अगले पूरक आरोप पत्र में आम आदमी को आरोपी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड को भ्रामक विज्ञापन मामले में अवम्मा नोटिस पर आदेश सुरक्षित रखा। वहीं आईएमए अध्यक्ष ने अदालत से माफी मांगी, हालांकि पीठ ने उसे नहीं माना। कोर्ट ने 3 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली के लिए प्रचार करेंगे। सीएम बुधवार यानी आज दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट यानी चांदनी चौक में रोड शो करेंगे। यहां से कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर उदित राज और जेपी अग्रवाल उम्मीदवार हैं। इस दौरान कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी मौजूद रहेंगे। आने वाले दिनों में वह उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर भी उनके लिए प्रचार करने जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी दक्षिणी, पूर्वी नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मैदान में है। इस चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को फुल सपोर्ट करते दिख रहे हैं केजरीवाल। जी सर। चलिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो निकल के सामने आया वो 370, जिस पर अशोक त्रिपाठी जी भी बात करते नजर आए। मतदान से साबित हुआ 370 का फैसला सही, ये अमित शाह का भी बयान निकल के सामने आया है। इस चुनाव में 370 को लेकर काफी कुछ चर्चा होती रही है अशोक जी। कांग्रेस भी काफी हमलावर थी। जी, धारा 370 की जो बात होती रही है, और जो अभी इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि इस राष्ट्रीय मुद्दे, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं और इस चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दे तो छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश की बात करें तो या महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ स्थानीय मुद्दे ना के बराबर दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में हालांकि गठबंधन वाली स्थिति है, कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे पूरी तरह से हावी है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर या चुनाव या लोकसभा का चुनाव होता दिख रहा है। निश्चित रूप से आपने जो कश्मीर की धारा 370 हटाने की बात हुई और या प्रभु श्री राम के स्थापना की बात हुई है, तो उनको जो प्रतिस्थापित किया गया उसकी बात हो रही है, तो पूरे देश में मतदाता इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं, इन मुद्दों से प्रभावित हो रहा है और सबसे अधिक इन्हीं मुद्दों पर मतदान होता नजर आ रहा है। जहां जिस भी मतदाता से बात की जाए वो कहता है कि ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनके आधार पर वोट करेंगे। दाली सड़क के लिए नहीं चुनाव हो रहा है, यहाँ से देश के निर्माण की बात हो रही है, देश किस तरह से मजबूत बनेगा इसको लेकर लोग आम मतदाता मतदान करते दिख रहे हैं। ये काफी चर्चित होता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसका भी काफी कुछ असर आ रहा है। आपने देखा होगा गांधी जी जब ये अमित शाह जी राजनांदगांव जिले के खैर में उन्होंने बड़ी सभा ली थी, वहीं से उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाएंगे। तो ये जब बातें शुरू हुई तो यहाँ से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाने की बात हुई। उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई शुरू हुई है। कई मुठभेड़ हो चुके हैं, अभी तक 3 मुठभेड़ों में बड़े मुठभेड़ हुए हैं जिसमें कई सारे नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन अभी कांग्रेस से जो नक्सलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है उसमें कांग्रेस भी हमलावर हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, फर्जी लोगों को मारा जा रहा है, जो नक्सली नहीं है उन पर हमला किया जा रहा है, जो निर्देश आदिवासी हैं उन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मंत्री अभी है, जो प्रवक्ता भी रहे केदार कश्यप जी ने कहा है कि ये कांग्रेस जो भाषा बोल रही है नक्सलियों की भाषा का बोल रही है। उन्होंने पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर भी आरोप लगाया कि वो नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। इस तरह से जो छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक सरगर्मी के साथ साथ जो यहाँ का एक माहौल है, जो नक्सल हिंसा की हमेशा बात होती रही है, जो जिस पर चर्चा होती रही है। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, कहा जाता है कि हम मुंबई में बात करते हैं, दिल्ली में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की पहचान एक नक्सलवाद और नक्सल हिंसा के रूप में ही है। लेकिन इस मामले में कार्रवाई कभी नहीं दिखती थी, अब कार्रवाई हो रही है। अब जो मुठभेड़ पे और नक्सलियों के मारे
यानी कि जो मुद्दा सामने आ रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर चर्चाएं हो रही हैं। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी मुठभेड़ें हैं, इस पे एक आपको भी मालूम होगा, जानकारी है, अब बड़ी खबर भी छपी है कि इसकी जांच के लिए समिति गठित कर दी गई, समिति जांच करके रिपोर्ट गठित करके, लेकिन सरकार की तरफ से बयान आया था कि नक्सलियों के द्वारा कुछ बम लगाए गए थे जिनकी चपेट में आकर कुछ ग्रामीण भी मारे गए। सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई है, लेकिन जो सरकार का रुख है, राज्य सरकार का भी छत्तीसगढ़ में रुख है और केंद्र सरकार की ओर से भी जो कहा गया है, केंद्र में नई सरकार किसकी बनेगी वह आने वाली बात है, लेकिन अभी जो रुख रहा है कि नक्सल हिंसा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अभी लगातार कार्रवाई होती रहेगी और हो सकता है कि इसके आगे चलकर और बड़े परिणाम दिखे। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बड़ी बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बना देंगे। यह आसान काम नहीं कहा जाता रहा है, जो बड़ी बड़ी कार्रवाई पहले भी होती रही है, तो ये कहा जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त कर देना, नक्सलवाद से मुक्त कर देना बहुत आसान नहीं है। जबकि हम पिछले जो 15 वर्षों में देखे हैं, 20 वर्षों में जो देखा गया है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का फैलाव बढ़ता गया है। आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान गरियाबंद जिले में नक्सल हिंसा की घटना हुई थी। मतदान कर्मी लौट रहे थे, उस दौरान नक्सलियों ने हमला किया, विस्फोट किया, उसमें एक जवान की मौत भी हो गई। गांधी जी, ये बहुत चिंताजनक बात थी। आपने भी गौर किया होगा कि एक गरियाबंद जैसे जिले, जो राजधानी रायपुर से सटा हुआ जिला है, वहां नक्सल हिंसा की इस तरह की घटना हुई जिसमें एक जवान शहीद हो गए। जो मतदान पेटी लेकर लौटे थे, उस टीम में की सुरक्षा में लगा हुआ वो जवान था, वह जी अशोक, एक बात और की जो आज अखबारों में है कि कहीं न कहीं नक्सलियों पे जो चौतरफा घेराबंदी सरकार कर रही है, उससे नक्सलियों में भी भय डर व्याप्त है, क्योंकि एक खबर काफी प्रमुखता से है कि लाखों के इनामी जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया है। 39 लाख, जो अखबारों में है, 39 लाख के 9 इनामी समेत 30 नक्सलियों ने यहाँ पे हिंसा छोड़ी है। ये बीजापुर से खबर निकल के सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से चौतरफा घेराबंदी कर रही है सरकार, फोर्स का दबाव भी है, और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी आया है कि नक्सलियों का बंदूक छोड़ना स्वागत योग्य है। और इसमें देखें कि समर्पित नक्सलियों ने पुलिस पर हमला करने के भी आरोपी है, ये जो नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है। और पुनर्वास नीति के तहत सभी को दी गई 25-25 हजार की राशि भी दी गई है पुनर्वास नीति के तहत। जी गांधी जी, जब छत्तीसगढ़ की बात होती है, मैं समझता हूँ कि उस नक्सल हिंसा, नक्सलवाद और जो नक्सलियों को रोकने के लिए घटना हो रही है, उस पर बातचीत जरूरी होता है। जबकि हम कई बार देखते रहे कि इन मुद्दों को अनदेखा किया जाता रहा है, इनको उपेक्षित किया जाता रहा है, और शायद इसी कारण से ये घटना, ये जो है नासूर की तरह नक्सलवाद फैलता गया और नक्सल हिंसा की एक समस्या नासूर की तरह पूरे छत्तीसगढ़ को घेरती गई। आप देखेंगे कि अभी एक पहले बात होती थी कि नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, उनको हथियार रखना होगा, तब ये नक्सलियों से कोई बातचीत होगी, इस तरह का राज्य सरकार की तरफ से संदेश जाता रहा है। लेकिन अभी राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी पिछले दिनों कहा था, जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो नक्सली मारे गए थे, उसके बाद उनका बयान हुआ था कि राज्य सरकार नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार है, नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए तैयार है, और राज्य सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। लेकिन ये भी संदेश दिया गया है कि नक्सल हिंसा के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी, जो नक्सली छुपे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। एक बड़ी बात है, जो जानकारी है मेरे पास है कि जो बटालियन थी जो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जो बटालियन थी, जो सुरक्षा बल की टीमें थी, उनमें बहुत सारी टीमों की छत्तीसगढ़ से वापसी हो गई। ये भी एक बड़ी बात है ना गांधी जी, कि बहुत सारी टीमों की छत्तीसगढ़ से वापसी हो गई है, जो नक्सल हिंसा के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बस्तर या और दूसरे इलाकों में। अंबिकापुर से तो बहुत पहले वापसी हो गई थी, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों के दौरान जो ये टीमें थी वापस हुई है। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने अब कड़ी कार्रवाई की है, अब लगातार ये नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है, और राज्य सरकार की तरफ से भी यह स्पष्टीकरण बार-बार बयान दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो हाई कोर नक्सली थे, जो कोई कमांडर मारे गए हैं इस मुठभेड़ में, तो राज्य सरकार इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, और कहा जा रहा है कि इस तरह से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है, नक्सल हिंसा की आगे की ओर
खाते को आगे बढ़ रहा है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है छत्तीसगढ़ में गांधी जी की जो घुसपैठ हो रहा है, दूसरे राज्यों से घुसपैठ हो रहा है। ये आप भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कई राज्यों से सीमाएं सटी हुई हैं, कई राज्यों से घिरी हुई हैं, आंध्र प्रदेश से घिरी हुई हैं, महाराष्ट्र से घिरी हुई है, ये उड़ीसा से घिरी हुई है। ये बार बार शिकायतें रही हैं, संदेश आशंका रही है कि जब बटालियन जो यहाँ के सुरक्षा बल के जवान कार्रवाई करते हैं, राज्य की पुलिस कार्रवाई करती है, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, कड़ी कार्रवाई शुरू होती है, तो ये जो लोग हैं यहाँ से आंध्र प्रदेश चले आते हैं, महाराष्ट्र चले आते हैं, उड़ीसा चले आते हैं, यहाँ से उनका पलायन हो जाता है और नक्सलवाद की जो कार्रवाई है, घटना है, कई दिनों के लिए रुक जाती है। लेकिन ये अब इसको रोकने के लिए यदि आप नक्सलवाद से आपको मुक्त करना है तो इस तरह इसको भी समझना होगा, इसके लिए भी कदम उठाना पड़ेगा कि दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं, दूसरे राज्यों में सियासी मुठभेड़ की खबर आज काफी प्रमुखता से अखबारों में है, जिस खबर पर लगातार चर्चा हो रही है। सियासी मुठभेड़, ये सलग के साथ में अगर इस खबर को समझा जाए जो अलग अलग अखबारों ने रखा है, इसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो आप देखिए कि कवासी बोले पीडिया की मुठभेड़ फर्जी, केदार ने कहा ये नक्सलियों की भाषा, कांग्रेस ने बनाई कमेटी, भाजपा का पलटवार है, लखमा नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं या नहीं, ये केदार कश्यप का बयान आया है। तो बहरहाल मैं अन्य मुद्दे पर भी आऊंगा, मैं ट्विंकल के पास जाना चाहूंगा। ट्विंकल, और अन्य खबरें जो प्रमुखता से दिल्ली के अखबारों में आज है। जी, लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं ने कई मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए मतदान करने का मन बनाया है। मतदाताओं की मांग है कि राजधानी में अधिक से अधिक संख्या में नए केंद्र विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए। वहीं केंद्र विद्यालयों के साथ मौजूदा केंद्र विद्यालयों में आम जनता के बच्चों के दाखिले भी होने चाहिए। इसके लिए केंद्रीय सरकार के शिक्षा विभाग को कार्य प्रणाली तैयार करते हुए एक योजना बनानी चाहिए। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर इलाके में रहने वाले निवासी अभिषेक सिंह ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के दाखिले होते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने मंगलवार को गोकुलपुर में पदयात्रा निकाली और सीमापुरी में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सांसद से 10 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्र से भाजपा सांसद सबसे अमीर सांसद बन गए। लोगों के खाते में 15 लाख नहीं आए, लेकिन उनकी संपत्ति 28 करोड़ हो गई। मालीवाल से बदसलूकी मामले में संजय सिंह ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी मामले का सीएम केजरीवाल ने संज्ञान लेते हुए निजी सचिव विभव कुमार पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को ये जानकारी दी और बताया कि स्वाति मालीवाल पार्टी की पुरानी और वरिष्ठ नेता हैं, हम सब उनके साथ हैं। घटना को लेकर पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने कहा कि स्वाति मालीवाल सोमवार सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी। वे सीएम के इंतजार में ड्राइंग रूम में बैठी थी। इस बीच विभव कुमार वहां आए और उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता करी। कहा कि स्वाति मालीवाल ने पूरी घटना की जानकारी 112 नंबर पर पुलिस को दी। इस घटना की संजय सिंह ने खूब निंदा करी। जी। चलिए, इस बीच में कुछ ऐसे बयान जो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं लोकसभा चुनाव में, इन बयानों पर भी काफी चर्चा हो रही है। ये बयान है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी ने ये बोला है कि अग्निवीर स्कीम को लेकर उनका कहना है कि इसे कचरे में फेंक देंगे। मोदी के पास ना घर ना कार ना घर, ये नॉमिनेशन में जो उन्होंने फाइल की है उसमें आया है। और अग्निवीर को लेकर भी काफी कुछ चर्चा हो रही है। एक बयान और भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा घाट पहुंचे तो पीएम के वाराणसी से नामांकन के मौके पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि 20,000 करोड़ खर्च फिर भी गंगा मैली है। ये जयराम रमेश का बयान है। इसके अलावा एक जो खबर काफी चर्चाओं में है पिछले कुछ दिनों से, पतंजलि केस। अशोक जी, आपने भी देखा होगा कि योग में रामदेव का योगदान, लेकिन पिछले दिनों कुछ भ्रामक तथ्य जो कुछ खास प्रोडक्ट पे आ रहे थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में माफीनामे की बात कही थी। और अब देखिए कि योग में रामदेव का योगदान है, लोग उनकी ओर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी भी हुई है। और दूसरी तरफ देखिए कि आईएमए अध्यक्ष का माफीनामा स्वीकार नहीं,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आराम से बैठकर साक्षात्कार नहीं दे सकते। ये भ्रामक जो विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरवी अशोकन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर कोर्ट के बारे में दिए गए बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन कोर्ट उनकी माफी एवं हलफनामे से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि वो माफीनामा स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। कोर्ट ने मामले को जुलाई में लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अशोकन से कई सवाल करते हुए कहा कि आपसे जिम्मेदाराना व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, आप इस तरह आराम से बैठकर प्रेस को साक्षात्कार देते हुए अदालत की निंदा नहीं कर सकते। ये तल्ख लहजे में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। एक तरफ आप देखिए कि जी मैं पहले छत्तीसगढ़ के ताजा राजनीतिक हालात पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। यहाँ लोकसभा की 11 सीटें हैं और सभी जो लोकसभा सीटें हैं कमोबेश कुछ ही मुद्दे नजर आए हैं। यहाँ भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे हैं और मोदी फैक्टर एक बड़े फैक्टर के रूप में बड़ा फैक्टर से चुनाव में बना रहा है। 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और अब यहाँ से एक राजनीतिक जो हलचल थी, एक सन्नाटे की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक हालात में, राजनीतिक प्रदेश में एक सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, अब चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की बात हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात हो, सब अब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार पर चले गए हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ एक राजनीतिक वातावरण में सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन जो वहाँ विष्णुदेव साय जी वहाँ उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में चुनावी दौरे पर हैं, वहां से उनके बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा में भी कमल खिलना है, कमल खिलेगा तभी वहां विकास हो सकता है। लेकिन जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, उनको भी महत्व दिया गया है। विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनको भी महत्व दिया गया है। ये लोग राहुल गांधी के सीधे पक्ष में चुनाव कर रहे हैं। कोई अमेठी में चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, कोई रायबरेली में चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ के नेताओं को भी महत्व मिला है। अभी जो यहाँ जानकारी हम लोगों के पास आ रही है, जो छोटे बड़े सभी नेता हैं, सभी कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए चला गया है, अपने जयपुर जातिगत आधार पर जो भेजे गए हैं, पार्टियों के द्वारा भेजे गए हैं। तो यहाँ वहां से भी जो खबरें आ रही हैं वो भी यहाँ के छत्तीसगढ़ में राजनीतिक वातावरण में सरगर्मी पैदा कर रही हैं। भूपेश बघेल जी का भी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी बयान आ रहा है कि राहुल गांधी के वहां अच्छे माहौल है, उनके फेवर में माहौल बन रहा है। और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी कहा है। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने भी कल बड़ी बात कही है, कल बड़ा बयान दिया है कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में फिर से चुनाव होगा। उनका संदेश है कि इन क्षेत्रों में जहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, वो विधायक भी हैं और वहां इसलिए चुनाव होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि वे चुनाव जीत रहे हैं। तो इन पर भी ये छत्तीसगढ़ की जनता इन पर भी चर्चा कर रही है। जगह जगह पर इन पर चर्चा हो रही है कि कहाँ क्या माहौल बनने जा रहा है, कहाँ क्या माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो शुरू से यह दावा किया जा रहा है और कई सारे बड़े मुद्दे हैं। इनके बीच आम मतदाता टटोलने में लगे हुए हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। कोरबा सीट भी इस बार चर्चा में रही है। यहाँ दुर्ग की पूर्व राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे को टिकट दिया गया है। वहां से अभी के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व स्पीकर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उनकी धर्मपति चंद्र महंत की धर्मपति ज्योत्सना महंत को टिकट दी गई है। तो वहां भी कड़े कांटे की टक्कर है। जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के जो लोकसभा क्षेत्र है, इन कुछ स्थितियों के कारण बड़े मुद्दे के रूप में मोदी फैक्टर है और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है जी जब नतीजे आएंगे तो फिर से अशोक जी समीक्षा होगी और तस्वीर साफ हो जाएगी। जिन इक्वेशन की आप चर्चा कर रहे हैं उस इक्वेशन पे चर्चा तो होगी कि हर एक लोकसभा पे क्या स्थिति रही और जनता ने किन आधारों पे चुनाव किया। काफी हावी है, कई लोकसभा सीटों पे प्रत्याशी की जो छवि है वो काफी हावी है। कई मुद्दों की बात हो रही है, स्थानीय मुद्दों की, कई मोदी फैक्टर है। जिस मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं कि कुछ सीटों पे हिंदुत्व का भी काफी दबाव है। ये तमाम फैक्टर है और जिस पर समीक्षा राजनांदगांव लोकसभा की बात करें, वहाँ हिंदुत्व का फैक्टर बड़े मुद्दे के रूप में दिखा और वहाँ भी जो आप कवर्धा में जो घटनाएं हुई थी वो काफी चर्चा में हुई थी। साजा में जो घटना हुई थी वो काफी चर्चा में रही। इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी हिंदुत्व का खेलने की कोशिश की और उस वहाँ जो स्थानीय मतदाता है इससे प्रभावित नजर आए। चलिए आज का दिन खास है। आज मैं उसमें आना चाहूंगा, ट्विंकल के पास चलना चाहूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और देश के 30 करोड़ परिवारों को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अखबारों ने इस खबर को काफी प्रमुखता से रखा है कि भारत में परिवार का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप देखिए
कि वेस्टर्न कंट्री में परिवारों की क्या स्थिति है, वो भारत की तरफ देखते हैं कि भारत में परिवारों के बीच में जो अटूट रिश्ता होता है परिवार के सदस्यों के बीच में, उस पर काफी कुछ बातें, रिसर्च है कि परिवार का सदस्य होने का मतलब है आप किसी बहुत अद्भुत चीज का हिस्सा है, यानी आप जीवन भर प्यार करेंगे और प्यार पाते रहेंगे। भारत में परिवार संस्थान की तरह है, इसलिए यहाँ बच्चे मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ हैं। संयुक्त परिवार ट्रस्ट की तरह भारत में से परिवार 17% है और भारतीय बच्चे मिलनसार होते हैं, उनमें हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कम है, जो विदेशों में देखने को मिलता है कि जो बच्चों में हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है वो विदेशों में बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत में बहुत कम है। बच्चों के विकास में दादा दादी की अधिक सक्रिय भूमिका रहती है और बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने में भारतीय ज्यादा सक्रिय हैं। तो 17% भारतीय परिवार में दादा दादी साथ रहते हैं। और इस रिपोर्ट में अगर समझा जाए, जो रिपोर्ट है NSO के सर्वे में ये बातें सामने आई है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक सुखद तस्वीर भी भारत के परिवारों को लेकर है। ट्विंकल, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानती हैं? जी देखिए, अगर हम वेस्टर्न कल्चर से अपने भारतीय कल्चर को कंपेयर करें तो बेशक भारतीय कल्चर जो है बहुत डिफर कर जाता है उस चीज से। वेस्टर्न कल्चर हमारे आजकल की जो युवा है वो आजकल अपनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, देखा जाए तो आजकल जनरेशन गैप जो है, आजकल जेनजी जनरेशन जो है वो चल रही है, उसके तहत देखा जाए तो आजकल के बच्चे जो है, जैसे आप देख रहे हैं पहले के टाइम में लोग जो है जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। अभी आते आते जो आजकल का समय है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में जो चीजें हैं वो बदलती जा रही है, फैमिलीज बदलती जा रही है, रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी बहुत प्रभाव डालता है बच्चों पर कि दादा दादी का प्यार उनको कितने टाइम में मिल रहा है, कितने टाइम तक मिल रहा है। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं फैमिली से, तो वो भी मेरे हिसाब से एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा रीजन है कि दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाता। और जहां तक आपने हाइपर एक्टिवनेस की बात की, तो बाहरी देशों में जो एक्टिविटीज है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। जितना वहां पे एक्टिविटीज जो दी जाती है या फिर जैसे प्रोवाइड की जाती है, वो इंडिया में उस हिसाब से नहीं दी जाती। तो लेकिन ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है जिसका जिक्र आज अखबारों में है कि हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से बच्चे परेशान है विदेशों में। अब देखिए, मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ बच्चे हैं भारत के, और अब देखिए ये बच्चे जब बड़े होते हैं, जब एजुकेशन लेते हैं और फिर ये विदेशों की तरफ चले जाते हैं। आज देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, चाहे विकसित राष्ट्रों में भारतीय जो छात्र हैं, जो भारतीय उद्योगपति है, चाहे भारतीय जो उद्यमी है, जिन्होंने अपना अच्छा मुकाम हासिल किया, जिन्होंने IIT कर लिया, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका विदेशों में काफी दबदबा है। तो लिहाजा इस ओर माना यह जा रहा है कि मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ है यहाँ के बच्चे। और आप देखिए कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि अमेरिका के छात्र छात्राओं का ज्यादा कंपटीशन भारत के छात्र छात्राओं से है, क्योंकि भारत के छात्र छात्राओं में साइंस और गणित और मैथ्स को लेकर अधिक मजबूती है। तो इस तरह की कई बार बयान इस तरह से निकल के सामने आते हैं। तो जी, मैं एक चीज ऐड भी करना चाहूंगी। अब की बार की जो 12th और 10th के परिणाम जो आए हैं CBSE के, उसमें ये भी सामने आया है कि अब की बार जो मैथ्स है, जो गणित है, उसमें सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है बच्चों की आई है। तो जी, मैं इस चीज पे एग्री करूंगी कि आप जो बाहरी देश के बच्चे हैं, जब हमारे भारतीय लोग बाहर जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा हाथ है वहाँ के विकास में। और यहाँ के जो जी गांधी जी, पर मैं भी कुछ बोल देता हूँ। जी, चलते चलते संक्षिप्त में रखिएगा, समय हो चला है। हाँ जी जी, भारत देश पर मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, इन लोगों ने कई वर्षों तक इस देश पर शासन किया। इसकी वजह से भारत देश की संस्कृति बिगड़ती रही, बनती रही। भारत देश गांव का देश है, गांव का, यहाँ पूरी संस्कृति गांव में बसती है। और यहाँ भारत देश किसानों का देश है। यहाँ 80% लोग अभी भी जीविकोपार्जन पर, 80% लोग खेती किसानी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है।
अपना, और जो गांव, जो हमारी संस्कृति है गांव से निकलती है, और गांव में जो भी आप देखे होंगे कि गांव में जो भी है पूरा गांव का गांव एक परिवार होता है, पूरे गांव का पूरे जो घर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं गांव के सब एक परिवार के हिस्से सदस्य के रूप में होते हैं। भारतीय संस्कृति में गाँव से गहरा नाता है, क्योंकि समय की कमी है अशोक जी, और चूंकि आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं तो आप इसको भली भांति समझ पाते हैं जी, किस तरह से गांव का एक गहरा नाता रहा है। समय कम है, मुझे बड़ी बात रखना चाहता था, लेकिन बॉन्डिंग होती है वो काफी मजबूत यहाँ पे होती है। जी, अंतर्राष्ट्रीय परिवार हमारी पूरी संस्कृति ग्रामीण कल्चर पर डिपेंडेड है, और ये जो बाहर से लोग आए, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव में, राइट जी, और ग्रामीण विकास को लेकर तमाम सरकारें बात करती है कि गांव का किस तरह से विकास हो, अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत की जाए। बिना गांव में शिक्षा पहुंचेगा, एजुकेशन गांव में पहुंच जाएगा, गांव के बच्चे। आप पिछले वर्षों में आप देख रहे होंगे कि जब हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, ये आपने भी देखा होगा। चलिए संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देख लिया आज काफी प्रमुखता से। वो खबरें है आरबीआई की रिपोर्ट, विदेशी मुद्रा भंडार में सोना बढ़ा है, सोना 5 साल में दोगुना महंगा हुआ है, फिर भी लोगों ने 40% तक ज्यादा खरीदा है। घरों में सोना 292 मीट्रिक टन से 408 मीट्रिक टन हो गया है। ये आरबीआई की रिपोर्ट निकल के सामने आई है। इसके अलावा एक खास रिपोर्ट है कि बीएस डिग्री इन डेटा साइंस से 2500 छात्रों को मिले जॉब और प्रमोशन। गृहिणी डॉक्टर हरिकथा गायक आईआईटी मद्रास से जुड़े, कोर्स पूरा होने से पहले 25 लाख तक के जॉब मिल गए। ये एक बहुत सुखद खबर है कि गृहिणी जुड़े, डॉक्टर जुड़े, हरिकथा गायक जुड़े और 2500 छात्रों को ये जॉब मिला है। बीएस डिग्री इन डेटा साइंस। डेटा साइंस इस समय काफी बढ़ा हुआ है, जिस तरह से आप देखिए कि ऐप बनाए जा रहे हैं, डेटा का कितना इस्तेमाल आजकल होने लगा है, उस पे ये जो कोर्स था ये काफी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है। 90 दिन में निपटना है, पर उपभोक्ता फोरम में केस 10 साल से लटके। अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो उपभोक्ता फोरम में जो केस लगते हैं तो उसमें कितने समय लग जाते हैं। न्याय की गुहार लगा रहे उपभोक्ताओं को मिल रही है तारीख पर तारीख। बाइक चोरी की 11 साल बाद बीमा कंपनी से क्लेम नहीं, ये केस 1 का जिक्र आज अखबारों में। केस 2, 4 माह में खराब हुआ एसी, 7 साल में केस नहीं निपटा। तो एसी खराब हुआ और केस नहीं निपटा तो उपभोक्ता परेशान होते रहे। इसके अलावा आयुष्मान में गड़बड़ी, 17 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। 3 दिन के भीतर नोडल एजेंसी ने अस्पताल संचालकों को नोटिस देकर मांगा जवाब। इसके अलावा वकील नहीं आते उपभोक्ता कानून के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप में ने माना स्वाति के साथ हुई थी बदसलूकी। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट को लेकर रहे सतर्क, 1930 पर करे कॉल, क्योंकि साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में मिल रही है डिजिटल अरेस्ट से ठगी की शिकायत है। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी ठगी होने वाली है कि एक केस लगा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना आपकी तरफ हुई है, इस तरह के भी कॉल आ रहे हैं। इसके पहले आप देखिए कि सेक्स और ट्रॉस, जिस तरह से लड़कियां न्यूड हो जाती थी व्हाट्सएप पे, उस पर काफी कुछ चीजें होती रही। तो एक से एक डिजिटल क्राइम की खबरें निकल के सामने आती है, तो लिहाजा आप डिजिटल क्राइम से बचे और कुछ भी इंफॉर्मेशन आप डिजिटली किसी को ना दें। और कोई इस तरह से आपके साथ में धोखाधड़ी करता है तो 1930 पर करे कॉल, ये खबर भी काफी प्रमुखता से है। तो आज ये अखबारों की सुर्खियों में अशोक जी हमारे साथ में जुड़े थे, साथ ही ट्यून कर आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधना न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।